तो देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन। लास्ट क्लास तक के हम लोग ने रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को स्टडी किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन वाला आने वाला पार्ट है, जैसा रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस वाला हम लोग पार्ट देख रहे हैं एक्चुअली, तो मैंने देखा है कि इसको 5 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। एक है रिफ्रैक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, एक है स्नेल्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया एंड लैटरल एंड नॉर्मल शिफ्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये चैप्टर हमारा बोर्ड वाला चैप्टर नहीं है, है ना। ये आपका आइए नीट में डायरेक्ट हमारे काम में आने वाला है, तो मैं इसके डेरिवेशंस को अवॉइड करूंगा, इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए मैं काफ़ी हद तक के यहाँ पर फॉर्मूलोज पर डायरेक्टली जंप करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला, तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल। सबसे पहला तो हमारा सवाल ये आता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना। सबसे पहला तो सवाल यही जाएगा कि रिफ्रैक्शन है क्या। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो हम लोग उसको ऐसा डिफाइन करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज बोलना चाहिए, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम to another is called as refraction. Bending of light rays when it travels from one medium to another is called as refraction. पुश करके आ जाइए अंदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। इस फिनोमिना को, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। देख के जरा, इधर आ जाइए, ठीक है। लास्ट में कौन आया था, चेयर लगाना। आई बात समझ में। अब जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस आते हैं। हम लोग इसी केस को प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो केस 1, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा। मान लो कि ये एक इंटरफेसिंग सरफेस है, मतलब ये एक ऐसा सरफेस है जो 2 मीडियम्स को बांटता है। ये ऊपर वाला मीडियम जो है वो कैसा है, रेयर है, और नीचे वाला मीडियम जो है वो है डेंसर है। क्या हो गया। अब देखो बेटा, ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये है इंसिडेंट रे, और देखो जब ये अपना मीडियम बदलती है तो रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरह से पास होती है। एज यू कैन सी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इस सिचुएशन में हम लोग ये देखते हैं कि I इज ग्रेटर देन R, है ना। I इज ग्रेटर देन R मतलब ये क्या हुआ कि लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। जो लाइट है वो नॉर्मल के तरफ बेंड होती है। एक्स वाई को इंटरफेसिंग सरफेस कहा जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आप जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। गलती से भी ये मत कर लेना एंगल ऑफ इंसिडेंस। अक्सर ऐसा होता है कि एक लाइट इंसिडेंट की एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस, और फिर वो कुछ फलाना वैल्यू देके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ पूछ लेता है, और हम लोग सोचते हैं कि 30 डिग्री क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ हम गलत कर बैठते हैं। है ना। इंसिडेंट रे का आपके सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उसे ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है।
ये एंगल को क्या कहा जाता है? ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है। अभी बीच में मैं एक काम करूंगा, नॉमेनक्लेचर्स बता दूंगा, सारी रे कौन किसको क्या नाम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है आपका? व्हेन रे ऑफ लाइट travels from denser to rarer medium। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है, मतलब सिचुएशन ऐसी है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, आपकी इंसिडेंट रे इस तरह से भेजी गई है। आई हेट दिस। इंसिडेंट रे आपकी इस तरह से भेजी गई है और रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरह से है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि मैं डायग्राम में देख सकता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो मैं यहां कह सकता हूं कि लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया समझ में आपको? ये हमारा हो गया आपका केस सेकंड। फिर आता है केस थर्ड। व्हेन रे ऑफ लाइट इज मेड इंसिडेंट, when ray of light is made incident normally on any interfacing surface। तो देखिए बेटा, ये आपका इंटरफेसिंग सरफेस है। इंटरफेसिंग सरफेस मतलब जो दो अलग अलग मीडियम्स को बांटता है। अरे यहाँ मुझे लिखना ज़रूरी था कि ये डेंसर है, ये मीडियम, और ये मीडियम रेयर है, ठीक है। अब जब आप बात कर रहे हैं इंटरफेसिंग सरफेस पे लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ का मीडियम कौन सा है, यहाँ का मीडियम कौन सा है। बस इसको मैं ये बोल के चलूंगा कि यहाँ मीडियम 1 है और यहाँ मीडियम 2 है। गौर से सुनना मेरे भाई, जब रे ऑफ लाइट को आप ऐसा नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो लाइट रे जो है बिना डेविएट हुए पास होती है, बिना इधर उधर मुड़े सीधा जाती है, अपना रास्ता वो नहीं बदलती, सीधा 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 जाएगी। तो अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में का एंगल, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर क्या हो जाएगा? 0। रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों के दोनों क्या है? 0 है ना। रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। रे ऑफ लाइट बिना अपना डेविएशन किए, बिना अपना रास्ता बदले सीधा सीधा चली जाती है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होता। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होता है। कई गधे लोग बोलते हैं 90 डिग्री, नहीं, ग्लांसिंग एंगल है वो 90 डिग्री, ठीक है। चलो लिख लो ये। पुश करो। चेयर को लगा देना वापस पे।
हुआ? बीच वाला हो गया? बीच वाला भी नहीं हुआ? था ही क्या इसमें? यहां तक मैटर में ठीक है। रेयर डेंसर, डेंसर रेयर, और यहां कोई भी चलता। मन का आया ऊपर रेयर नीचे डेंसर रखो, मन आया ऊपर डेंसर नीचे रेयर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट, nomenclature in refraction at a plane surface. तो ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब जैसा है, ये एक इंटरफेसिंग सरफेस है एक्स वाई, ये दूसरा इंटरफेसिंग सरफेस है एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ये है नॉर्मल, ओके, एन डैश। क्या होगा यहाँ पे? रे ऑफ लाइट आएगी सीधा ऐसी, फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर उसके बाद यहाँ दूसरा नॉर्मल आएगा, है ना, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी, इस तरह से बाहर निकलेगी। अब देखो, मैं इसको नाम देता हूँ P Q R S, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकेंड सरफेस है I डैश, जो कि R के बराबर होता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द सेकेंड सरफेस है, मगर इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस करके कहा जाता है। अरीजा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? हाँ, हाँ अभी जो डेफिनेशन लिखा था वो बताओ। लिखा था मतलब समझ में आया? लेट आते आप तो ये जो चीज़ें हैं ये छूट जाती, जब ये छूट जाती तो कंसेप्ट रह जाता अधूरा, फिर ये प्रॉब्लम देता है आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, क्योंकि पूरे कंसेप्ट अपने को मालूम रहते हैं नहीं। देखो, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, इन्हें कहा जाता है इंटरफेसिंग सरफेस। इंटरफेसिंग सरफेस वो सरफेस होता है जो दो अलग अलग किस्म की मीडियम्स को बांटता है, ठीक है। और एन डैश, एम डैश, ये होता है नॉर्मल, नॉर्मल सही, ओके। पी क्यू क्या है ये बेटा? ये है इंसिडेंट रे। अच्छा, क्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। आर एस क्या है? इमर्जेंट रे। ठीक है, अब ये जो आई नजर आ रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
I, angle of incidence on first surface, angle of incidence on first surface. स्मॉल r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सेकेंड सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सेकेंड सॉरी फर्स्ट सरफेस के चाहिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन फर्स्ट सरफेस. ठीक है. आई डैश जिसकी वैल्यू आर के बराबर होती है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन सेकेंड सरफेस. ई जिसको आप आर डैश कहते हैं, जो कि आर डैश के बराबर है एक्चुअली. ये क्या है? इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे नाम से पता चलता, इमर्ज मतलब किसी मीडियम से बाहर निकलना. तो ये जैसे सेकंड मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल करते आ रही थी लाइट, सेकंड मीडियम में एंटर करती है, फिर उसके बाद से सेकंड मीडियम से वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाती, इमर्ज हो जाती है. तो इस रे को हम लोग क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे. आई बातें समझ में आपको ये सारी? तो ये नॉमेनक्लेचर से याद रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये दोनों नॉर्मल. एक इंटरफेसिंग सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर रहेगा वैल्यू. हाँ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं. ठीक है. आई होप आपका ये वाला पार्ट हो चुका होगा. हो गया? चलिए अब आगे. तो अब हम लोग देख चुके हैं रिफ्रैक्शन इन इट्स प्रिंसिपल. अब हम बढ़ रहे हैं स्नेल्स लॉ की तरफ. स्नेल्स लॉ, द लॉ रिलेटेड टू आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इस लॉ को कहा गया था स्नेल्स लॉ. उसके 3 स्टेटमेंट थे. चलिए वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट देखते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, refracted ray and reflected ray all lie in same plane. ये पहला लॉ का पहला स्टेटमेंट कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सभी के सभी एक ही प्लेन में आएंगे. अगर इंसिडेंट रे आपके एक्स वाई प्लेन में ट्रैवल कर रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगी. सेकेंड, द इंसिडेंट रे and refracted ray always lie on opposite sides of normal. Always lie on opposite sides of normal. तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ये हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड होंगे. देखने में ऐसा लगता है कि यार यहाँ इंसिडेंट रे तो नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा दूर है, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के ज़्यादा करीब है. अगर मैं इसको बहुत करीब लेके आ जाऊँगा नॉर्मल के तो शायद ये रिफ्रैक्टेड इधर आ जाएगी. तो नहीं बेटा, इधर नहीं आती हो, है ना.
ये कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के लेफ्ट साइड में है, आपका रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के राइट साइड में ही रहेगा। आप ज़रा सा भी इसको लेफ्ट से आपने इसको राइट में लेके आए इंसिडेंट रे को, तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट में आ जाएगा। आई बात ध्यान में? ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always कांस्टेंट। है ना? क्या कहा है इसने? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना, मीडिया का यानी मीडियम्स का दिया हुआ जोड़ी के लिए, सिर्फ जैसे एयर और ग्लास की एक जोड़ी है, तो अगर मैं लाइट को एयर से पास करता हूं, फिर एयर से गुजरने के बाद लाइट ग्लास में एंटर करता है। पहला मीडियम क्या था लाइट का? एयर। दूसरा मीडियम क्या था? ग्लास। तो जब एयर से ग्लास में जा रहा है लाइट, तो जब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे तो हमेशा वो एक फिक्स वैल्यू आती है। बोले कैसे? जैसा ये कैसे पॉसिबल? देखो ना आप, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँगा 10/2, 18/9, सॉरी 10/5, 18/9, 36/18, ओके, 4/2, मैं बोलूँगा ये सब नंबर्स, ये सभी रेशियो में कॉमन बात क्या है कि इनकी वैल्यू सेम आने वाली। इस रेशियो की वैल्यू कैसे आने वाली है? सेम, है ना। इसकी भी वैल्यू 2 आने वाली है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, है ना। यानी अगर तुम 10 को 18 करते हो तो ऑटोमेटिकली 5 क्या बन जाएगा? 9। 5 क्या बन जाएगा? 9, है ना। 18 को 36 करते हो तो 9 क्या बन जाएगा? 18। 36 को 4 करते हो तो 18 क्या बन जाएगा? 2। मतलब ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा अपने आप को नीचे वाला नंबर, ताकि आपका आंसर लगातार क्या आ जाए? सेम आए। तो वैसे ही जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को छेड़ोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, और इस तरह से एडजस्ट करेगा कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे कि एयर और ग्लास की जोड़ी में वो आंसर हमेशा 1.5 आता है, एयर और वाटर की जोड़ी में वो हमेशा 1.33 आता है ना। अलग अलग मीडियम की उसमें अलग अलग जोड़ी में अलग अलग आता है। वही वाटर और ग्लास के अंदर कुछ और आएगा उसके अंदर वैल्यू। तो वही जैसा हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, वाटर और ग्लास के लिए क्या आता है? एनी आइडिया? याद है क्या? 4/3 नहीं, वो तो एयर और ग्लास में होता है। वाटर एंड ग्लास 3/2/4/3 करो। वाटर एंड ग्लास 9/8, 9/8, है ना। ये आता है 9/8, तो ये हमेशा 9/8 आता है वाटर और ग्लास के कॉम्बिनेशन में। तो भाई क्या खास बात हमने देखा यहाँ पे कि ये आप एक जोड़ी पकड़ लो, आप कोई भी मीडियम्स की, एयर और ग्लास, वाटर और ग्लास, है ना, जो भी आप पकड़ेंगे, तो उसके लिए जब भी आप साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे वो हमेशा कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो उसी चीज़ को मैं मैथमेटिकली यहाँ पर लिखूंगा, दैट इज साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये हमेशा हमेशा क्या रहने वाला है बेटा? कांस्टेंट रहने वाला है। और इसी कांस्टेंट को नाम दिया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नाम क्या दिया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं शॉर्ट में आर आई करके लिखता हूं, है ना। इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखता हूं? आर आई। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो है म्यू। म्यू बोलो या स्मॉल एन बोलो, दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में शायद जो लेटेस्ट सिलेबस की जो एनसीईआरटी है उसमें एन इस्तेमाल किया गया है, ओके, म्यू नहीं इस्तेमाल किया। पहले म्यू होता था मगर अब एन यूज़ किया उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं म्यू यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा सब डेटा उसी में अवेलेबल है, मेरे को भी कोई आदत पड़ चुकी है, तो मैं म्यू का इस्तेमाल करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। मगर याद रखना स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लिख देता हूँ मैं स्मॉल एन, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट हो गया।
रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस प्लूरल होता है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया कैन बी classified as, for given pair of media can be classified as. तो refractive indices for a given pair of media can be classified as relative refractive index and absolute refractive index. Relative refractive index and absolute refractive index. बंद करो दरवाजा बाहर से. Relative refractive index and absolute refractive index. तो ये जो आपकी जोड़ी दी गई है पेयर, ऑन दैट बेसिस हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को दो तरह से बांटते हैं. एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कब कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कब कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए आप देखेंगे. सबसे पहला मैं इस पे फोकस करता हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, when a ray of light passes from any one medium other than air or vacuum to any other medium, then refractive index is termed as relative refractive index. देखो, अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, शर्त यह है कि पहला मीडियम एयर या वैक्यूम ना हो. क्या बोल रहा हूं मैं, पर गौर से सुनना. अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती, शर्त क्या है, पहला मीडियम एयर और वैक्यूम ना हो, है ना, वो नहीं होना चाहिए. तो उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. अब अगर मैं कहूंगा कि मान लो लाइट मेरी जो ट्रैवल कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, मीडियम 1 से कहां ट्रैवल कर रही है, मीडियम 2 में, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है 1 म्यू 2 या फिर 1 म्यू 2, है ना, या फिर कभी कभार आपको ये ऐसा भी मिल जाएगा, है ना. आप इनमें से और भी तरीके उसको, है ना, वो वही कोई सफिक्स में लिख देते हैं, कोई बात, अलग अलग टाइप के बहुत अलग अलग तरीके से इसको लिखा जा सकता है. ठीक है. अब मैं जो चूज करने वाला हूं, मैं ये वाला तरीका चूज करूंगा, ये वाला मेथड एडॉप्ट करने वाला हूं मैं, 1 म्यू 2. मगर सबके सेम मीनिंग है, सबका मीनिंग एक ही होता है कि आपका लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रैवल कर रहा है. और ओरली हम लोग उसको कैसा बोलते हैं, सुन लो पहले. लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम. कहां से कहां, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम. और उसको ओरली हम लोग कैसा बोलेंगे, हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि लाइट मेरा वाटर से ग्लास में जा रहा है, लाइट मेरा वाटर से ग्लास में जा रहा है. मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि भाई चलो मान लो लाइट जो है वाटर से ग्लास में जा रहा है. तो मान लो कि मैंने क्या कहा कि भाई डब्ल्यू म्यू 2 म्यू जी करके ऐसा मैंने लिखा यहाँ पे बताने के लिए कि लाइट वाटर से ग्लास में जा रहा है. मैं उसको ओरली कैसे बोलूँगा,
इसको ऐसा बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, कि ग्लास का आने वाला मीडियम कौन है? ग्लास है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? W म्यू जी। आई बात समझ में आपको? ठीक है। द वैल्यू ऑफ relative refractive index may be less than 1 or greater than 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मगर कब वो 1 से छोटी होगी और कब वो 1 से बड़ी होगी, चलिए देखते हैं। ये वाला हो गया पार्ट, स्नेल्स लॉ के स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट travels from rarer medium to denser medium, the relative refractive index is greater than 1। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है। बोले ये कैसे पॉसिबल है? चलिए आपको बताते हैं। जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, अभी जब मैंने प्रिंसिपल्स लिखाया था, देखो ध्यान दो उसमें क्या था। आपने ये देखा था कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, गौर से देखो, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। हाँ या ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दोनों जगह साइन लगाओ। चलो मान लिया दोनों जगह मैंने साइन लगा लिया, तो साइन आया बड़ा रहेगा साइन आर से। अब साइन आर को इधर लेके आ जाओ, तो साइन आई को इधर लेके आ गया साइन आर, यहाँ बचेगा क्या? फिर मल्टीप्लीकेशन में 1 रह जाएगा। अब साइन आई अपॉन साइन आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1, है ना। अब आप इसी से खुद समझिए कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगी तो क्या होगा, है ना, आई लेस देन आर रहेगा, तो साइन आई इज लेस देन साइन आर रहेगा, तो फिर साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन 1 रहेगा, यानी कि म्यू इज लेस देन 1 रहेगा। And when ray of light travels from denser to rarer medium, the value of relative refractive index is less than 1। The value of relative refractive index is less than 1। The value of relative refractive index is less than 1।
अब सेकेंड सिचुएशन, अब सेकेंड वाला पार्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं? अगर आपका पहला मीडियम मैंने फिक्स कर दिया एज एयर और वैक्यूम, गौर से सुने बेटा, पहला मीडियम क्या है? फिक्स है कि पहला मीडियम क्या रहेगा? एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो दोनों में से कोई एक नाम ले सकते हैं आप। चलो एयर पकड़ता हूं मैं। तो अगर मेरा पहला मीडियम फिक्स है एयर, वो तो रहता ही एयरिश है, और दूसरा मीडियम अगर कोई भी दूसरा मीडियम चलेगा, एनी अदर मीडियम, तो जब लाइट आपकी एयर से कोई भी दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, उस वक्त जब आप साइन अपॉन साइन आर कैलकुलेट करते हो, तो फिर वो जो एक फिक्स वैल्यू आती है लगातार, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मैं इसको ऐसा लिखूंगा, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स, when ray of light travels from air या फिर वैक्यूम बोलो, वैक्यूम to any other medium, to any other medium, the refractive index is called as absolute refractive index of that medium। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरा पहला मीडियम एयर है और वहां से मैं ट्रैवल कर रहा हूं एक एनी अदर मीडियम 2 में। ओके, मैं ट्रैवल कर रहा हूं एनी अदर मीडियम 2 में, मीडियम 2 में, तो मैं इसे लिखता हूं एज μ2। इसको क्या लिखता हूं मैं? μ2, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसे क्या लिखता हूं मैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। वंस अगेन, अगर मेरा पहला मीडियम एयर या फिर वैक्यूम है और वहां से मैं लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं ग्लास पे, तो उसे मैं लिखता हूं μg। इसे क्या लिखता हूं मैं? μg, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जब मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहला मीडियम क्या है? एयर है या फिर वैक्यूम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से बड़ी ही आती है, ये याद रखें। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, कोई बता सकता है ऐसा क्यों? मतलब ऐसा है कि जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं तो पहला मीडियम आपने फिक्स करके रखा है एयर और वैक्यूम। अब एयर और वैक्यूम से रेयर और कोई मीडियम है ही नहीं, है ना। यूनिवर्स का कोई भी मीडियम अगर आप उठाएंगे तो भैया वो वैक्यूम से डेंसर ही होने वाला है ना। तो इसीलिए हमारा सिर्फ वो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि हमारा दूसरा मीडियम डेंसर है, इसीलिए आई इज ग्रेटर देन आर, तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में? तो दिस वाज स्नेल्स लॉ। इधर का पार्ट हुआ। हाँ, इधर का हुआ।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। इसके प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा मैं, प्रूफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे जा रहा हूं। इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो 1 μ2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। तो 1 μ2 इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, V1 अपॉन V2, अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम पे, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अगर मुझे मीडियम 2 को उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो C अपॉन V2 करके लिखा जा सकता है ना। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बोलने का मतलब क्या हुआ कि पहला मीडियम क्या है, फिक्स है कि वो क्या रहेगा, एयर या फिर वैक्यूम। सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए μ2 को मैं क्या लिखूंगा, C अपॉन V2। अब देखो बेटा, इन टर्म्स ऑफ, अब हमारे को अगला जो लेना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये जो प्रूफ है हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में लिया था, अगर याद होगा आपको, वो याद है अपन ने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना, हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था उसके अंदर कि इसका प्रूफ हम लोग की, इसका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली रे ऑप्टिक्स चैप्टर में, उसका प्रूफ हम ले रहे हैं अभी। अब इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपसे कह रहा हूं, ये एमसीक्यूज में ये स्टेटमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार आया हुआ है। जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तीन चीज़ें बदलती है। कौन सी तीन चीज़ें? पहला डायरेक्शन, दूसरा स्पीड, है ना, तीसरा वेवलेंथ, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। लाल कलर की लाइट जब ग्लास में जाती, क्या वो पीली कलर की हो जाती है क्या? नहीं, वो अपना लाल कलर मेंटेन रखती है, मतलब उसने अपना फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखा, उसका जो मेन है फ्रीक्वेंसी उसने मेंटेन रखा। तो हमेशा याद रखना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। ठीक है, एज वी नो, when a ray of light travels from one medium to another, its frequency remains same. Therefore, V1 is equals to nu lambda 1 and V2 is equals to nu lambda 2। तो जब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, इसीलिए मैं वेलोसिटी को फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, V1 इक्वल्स टू nu lambda 1, V2 इक्वल्स टू nu lambda 2, where nu stands for फ्रीक्वेंसी, है ना। और nu में के साथ मैंने 1 और 2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड मीडियम में उसकी वैल्यू कैसी है? सेम है। तो therefore 1 μ2 is equals to V1 upon V2 is equals to nu lambda 1 upon nu lambda 2। That is, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 μ2 is equals to lambda 1 upon lambda 2। 1 μ2 is equals to lambda 1 upon lambda 2। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ये वेवलेंथ हो गया।
फिर तीसरा आएगा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of absolute refractive index। तो मैं यहां लिखूंगा if light travels from medium 1 to medium 2, अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल करती है, देन 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं बेटा, v1 अपॉन v2। 1 म्यू 2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। c से, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो c अपॉन v1 इज इक्वल्स टू c इंटू v1 अपॉन c इंटू v2। मैंने c से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखो हम ये जानते हैं रूल कि a अपॉन b अपॉन c इज इक्वल्स टू a अपॉन b इंटू c। गौर से देखो, a अपॉन b अपॉन c इज इक्वल्स टू a अपॉन b इंटू c। तो अगर कोई ऐसा है तो उसे आप ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जो चीज ऐसी है उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। मतलब ये जो v2 डिनोमिनेटर में है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, c अपॉन b2, है ना। जैसे कि ये b नीचे चला गया था, और अगर ये b नीचे है तो उसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं, तो ये b के जगह v2 को पकड़ो, b के जगह v2। आप चाहे तो c भी ले जा सकते हैं, मगर c बाय c1 कैंसिल हो जाएगा ना वो, तो इसीलिए मैंने v2 को लेकर चले गया ऊपर, c अपॉन v2। अच्छा ठीक है, मान लिया। इसी तरह से a अपॉन b बाय c इज इक्वल्स टू, आपको क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी अपॉन b। डिनोमिनेटर में अगर कोई जो फैक्टर्स रेशियो में है b बाय c करके है, तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीजें ऊपर चले जाती है, न्यूमरेटर में c चले जाएगा ऊपर। तो वैसा ही, एग्जैक्ट वैसा ही मैं कहूंगा कि अगर कोई चीज न्यूमरेटर में है तो मैं क्या कर सकता हूं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डाल सकता हूं। अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई चीज, उसको ऊपर ले जा सकते हैं आप। तो कोई चीज ऊपर है तो उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं। मैं बोलूंगा यहां v1 है ऊपर, तो तुम v1 है ना ऊपर, जैसा v2 को ऊपर लेके गए थे, अब v1 भी ऊपर ही है ना, ये जैसा यहां पर c है वैसा यहां v1 है, तो इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डालो। तो यहां पर c को जैसी को वैसी रखो और v1 को ऐसे लिख डालो, है ना। तो अब ये रिवर्स में जाएंगे तो यही फॉर्मूला बनता। अब आप बोलेंगे c अपॉन v2 क्या है, अरे ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है। c अपॉन v1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है। देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। आया समझ में आपको। तो ये मेरे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, लिख लीजिए। हाँ, अब देखो यहां पे हमारा ये स्नेल्स लॉ भी कंप्लीट हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग बाकी की चीजें आज नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हमको ये बाकी की चीजें कल ही देखना पड़ेगी, है ना। दूसरे लेक्चर का टाइम हो चुका है आज।